सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सॉल्व करने वाले हैं हमारी क्लास में जेट 2008 का पेपर और उसमें एग्रीकल्चर सेगमेंट में जो क्वेश्चंस आए थे, जो 40 क्वेश्चंस आए थे, उनको सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हमें पेपर को सॉल्व करना चाहिए और पेपर सॉल्व करते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफ़र। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछा गया है यहाँ पर। राजस्थान में कुल कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन स्थित हैं? राजस्थान में कुल कितने कृषि जलवायु खंड या एग्रो क्लाइमेटिक जोन स्थित हैं? बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए है हमारा 5, ऑप्शन बी है हमारा 7, ऑप्शन सी है हमारा 8 और ऑप्शन डी है हमारा 10। बताइए जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी से। ए बी सी या डी, 1 2 3 या 4 क्या होगा आंसर? जिसने 10 जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो राजस्थान की जलवायु है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है? 10 भागों में विभाजित किया गया है। तो पूछ ले कि राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया है, तो भी इसका आंसर क्या होगा? 10 होगा। तो राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? 10 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन आपको वो कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट है हमारा, अधिकतम सिंचाई दक्षता देने वाली सिंचाई पद्धति है। अधिकतम सिंचाई दक्षता, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं, मैं सवाल बता देता हूँ। अधिकतम सिंचाई दक्षता देने वाली सिंचाई पद्धति है। बताइए जल्दी से। सरफेस मेथड, ड्रिप मेथड, सब सरफेस मेथड या स्प्रिंकलर मेथड? बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। अधिकतम सिंचाई दक्षता बतानी है आपको, किस विधि की अधिकतम सिंचाई दक्षता होती है, फिर बताएंगे सिंचाई दक्षता क्या होती है। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है ड्रिप मेथड, बिल्कुल सही जवाब है। जो सबसे अधिक सिंचाई दक्षता होती है वो ड्रिप सिंचाई पद्धति की होती है। अब देखिए सिंचाई दक्षता क्या होती है। सिंचाई दक्षता का मतलब ये होता है कि जितना जल हमने जल स्रोत से उठाया और जितना जल पौधों तक पहुंचाया उसमें कितना जल वेस्ट हुआ, वो क्या कहलाता है? सिंचाई दक्षता कहलाता है। तो जो ड्रिप मेथड होता है उसमें बहुत कम जल की हानि होती है और इसकी जो सिंचाई दक्षता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जितना जल हम जल स्रोत से लेते हैं, जो हमारा जल स्रोत है वो कुआं भी हो सकता है, नलकूप भी हो सकता है, तालाब भी हो सकता है, झील भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ से हम सिंचाई जल को लेते हैं और हम कहाँ तक पहुँचाते हैं? पौधों की जड़ों तक पहुँचाते हैं। तो इस प्रोसेस के दौरान जितना जल नुकसान हो जाता है और जितना दर पौधों के द्वारा काम में लिया जाता है उसको बोलते हैं जल की उपयोग दक्षता। तो जो सबसे कम नुकसान होता है वो किस में होता है? ड्रिप सिंचाई पद्धति में, या ड्रिप मेथड या बूंद बूंद सिंचाई पद्धति के अंतर्गत आता है या होता है। अब आपको पूछ ले कि जो ड्रिप सिंचाई पद्धति है वो कहाँ पर विकसित की गई है, तो इजराइल देश में विकसित की गई है और ये सबसे ज़्यादा फल वृक्षों में इस्तेमाल की जाती है। अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में फल व सब्जियों की प्रोसेसिंग का प्रतिशत है। भारत में फल व सब्जियों की प्रोसेसिंग का प्रतिशत है। ऑप्शन ए है हमारा 20%, ऑप्शन बी है हमारा 3.7% और ऑप्शन सी है हमारा 5% या 50% और ऑप्शन डी है हमारा 88%। बताइए जल्दी से। भारत में फल व सब्जियों की प्रोसेसिंग का प्रतिशत बताना है आपको, कितने प्रतिशत सब्जियां प्रोसेसिंग की जाती है। जिसने जवाब दिया है 3.2%, बिल्कुल सही जवाब है। वैसे इसका जो एग्जिट आंसर होगा वो होगा 2.2%, लेकिन ये पुराना डाटा है और पुराना डाटा था। अब जो न्यू डाटा अपडेट होकर आया है उसमें इसकी मात्रा बढ़ गई है। तो अगर पुराना डाटा याद करना चाहते हो तो पुराना डाटा 2.2% है और जो न्यू डाटा है उस न्यू डाटा के अकॉर्डिंग 3.7% है। तो अगर आपके 3.7 और 2.2% दोनों आता है तो 3.7 करना, अगर 3.7 नहीं आता है तो 2.2% पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दलहनी फसलें क्रॉपिंग सिस्टम में उपयुक्त बैठती हैं क्योंकि वे लंबी अवधि वाली होती हैं, क्योंकि वे कम अवधि वाली होती हैं, क्योंकि वे डिजीज रेजिस्टेंट होती हैं, क्योंकि वे मॉइस्चर स्ट्रेस रेजिस्टेंस फसलें होती हैं। बताइए जल्दी से। ये सवाल रिपीटेड है, बार बार जेट में पूछा जाता है। दलहनी फसलें हमारे फसल चक्र में ठीक क्यों होती हैं, अच्छी क्यों मानी जाती है दलहनी फसलें? बताइए जल्दी से। जिसने ऑप्शन जवाब दिया है कम अवधि की होती है, बिल्कुल सही जवाब है। जो दलहनी फसलें होती हैं वो कम अवधि की होती हैं और इसी के साथ कम समय में पककर तैयार हो जाती है और इसके साथ साथ क्या करती है, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन होती है उसका स्थिरीकरण करती हैं और पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाती है, जिससे आगे आने वाली जो फसल होती है उसको पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिलते हैं और उत्पादन भी हमें अच्छा प्राप्त होता है।
अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैम बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है? जैम बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है? ऑप्शन ए है हमारा सेब, ऑप्शन बी है हमारा केला, ऑप्शन सी है हमारा पपीता और ऑप्शन डी है हमारा अंगूर। बताइए जल्दी से, जैम बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा होगा? सेब, केला, पपीता या फिर अंगूर? जैम बनाने के लिए बताना है आपको सबसे उपयुक्त कौन सा होता है। जिसने पपीता जवाब दिया है गलत है उनका जवाब। सबसे अच्छा जो जैम बनाया जाता है वो किसका बनाया जाता है? सबसे अच्छा जैम सेब का बनाया जाता है। और आपसे जेली पूछ ली जाए तो सबसे अच्छी जो जेली बनाई जाती है वो अमरूद की बनाई जाती है, क्योंकि अमरूद में पेक्टिन पर्याप्त मात्रा में होता है और जेली बनाने के लिए जो सबसे मुख्य पोषक तत्व है वो पेक्टिन को माना जाता है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से फल परिरक्षण प्रिजर्वेशन जिसको बोलते हैं कि स्थायी विधि कौन सी है? फल परिरक्षण या प्रिजर्वेशन की स्थायी विधि बतानी है आपको। परिरक्षण है, थोड़ा मिस प्रिंट है, जल्दी जल्दी में मिस प्रिंट हो जाता है, क्या करें, एक साथ 6 क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है। तो दूसरा है ये, उसमें ऑप्शन फर्स्ट है हमारा कैनिंग व बोटनिंग, ऑप्शन दूसरा है कोल्ड स्टोरेज या प्रशीतन, ऑप्शन तीसरा है हमारा सुखाना या ड्राइंग और ऑप्शन डी है हमारा उपरोक्त सभी। बताइए जल्दी से, फल परिरक्षण की स्थायी विधि बतानी है आपको, ना कि अस्थायी विधि। स्थायी विधि बताइए कौन सी होगी? जिसने जवाब दिया है सुखाना या ड्राइंग बिल्कुल सही जवाब है। जो फल परिरक्षण की सबसे स्थायी विधि मानी जाती है वो किसको माना जाता है? सुखाना या ड्राइंग को माना जाता है। तो सुखाने या ड्राइंग जो मेथड होता है हमारा, उसमें क्या कर देते हैं हम, निर्जलीकरण की क्रिया करते हैं और फल और सब्जियों से क्या कर देते हैं, फल और सब्जियों से हम नमी को बाहर निकाल देते हैं, जिससे वो लंबे समय तक खराब नहीं होता है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट है, राजस्थान का वह जिला जहां संतरे की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है। बताइए जल्दी से, राजस्थान का वह जिला जहां संतरे की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है। ध्यान रखना यहाँ पर संतरा पूछा है, किन्नौ नहीं पूछा है। तो ऑप्शन ए है हमारा श्री गंगानगर, ऑप्शन बी है बांसवाड़ा, ऑप्शन सी है हमारा झालावाड़ और ऑप्शन डी है भरतपुर। भरतपुर नहीं है, भरतपुर है। बताइए क्या होगा इसका जवाब? राजस्थान का जिला जहां संतरे की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है, बताना है आपको। राजस्थान का जिला जहां पर संतरे की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है। जिसने जवाब दिया है झालावाड़, बिल्कुल सही जवाब है। जो झालावाड़ जिला है राजस्थान का, वहां पर क्या किया जा रहा है, संतरे की खेती को बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। तो जो झालावाड़ के स्टूडेंट है उनका सीना अभी गर्व से चौड़ा हो गया होगा कि झालावाड़ इतना महान है। झालावाड़ क्या, पूरा राजस्थान ही महान है, पूरा भारत ही महान है हमारा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? निम्न में से किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? ऑप्शन ए है हमारा ऊंट, ऑप्शन बी है घोड़ा, ऑप्शन सी है जेब्रा और ऑप्शन डी है हमारा बकरी। बताइए जल्दी से, निम्न में से किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज बताना है आपको, किसको कहते हैं। जिसने जवाब दिया है रेगिस्तान का जहाज ऊंट, बिल्कुल सही जवाब है। जो रेगिस्तान का जहाज है वो ऊंट को बोलते हैं। कैमेलस बैक्टीरियस और कैमेलस कैमेलस, ऊंट दो प्रकार के पाए जाते हैं, देखिए कौन कौन से। जो सिंगल कुबड़ वाला होता है या सिंगल हम्फ वाला होता है, ऊंट के ऊपर जो एक पहाड़नुमा संरचना पाई जाती है पीठ के ऊपर, वो कुबड़ कहलाती है। हिंदी में उसको कुबड़, इंग्लिश में उसको हम्फ बोलते हैं। तो जो ऊंट होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिंगल कुबड़ वाला, सिंगल कुबड़ वाला जो होता है उसको बोला जाता है कैमेलस कैमेलस, ये ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। और जो दूसरा दो कुबड़ वाला ऊंट होता है उसको बोला जाता है कैमेलस बैक्टीरियस। क्या बोला जाता है? कैमेलस बैक्टीरियस। और ये सुपरवाइजर की जो वैकेंसी आई थी उसमें सबसे पहले पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, भारत में बीजीय मसालों में क्षेत्रफल तथा सर्वाधिक उपज वाला राज्य है। भारत में बीजीय मसालों में क्षेत्रफल तथा सर्वाधिक उपज वाला राज्य है। ऑप्शन ए है हमारा केरल, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हमारा राजस्थान और ऑप्शन डी है हमारा गोवा। बताइए, भारत में बीजीय मसालों का क्षेत्रफल व उत्पादन कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा उत्पादन और क्षेत्रफल बताना है बीजीय मसालों का। जिसने जवाब दिया है राजस्थान, बिल्कुल सही जवाब है। जो सबसे ज़्यादा बीजीय मसाले होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? राजस्थान के अंदर होते हैं। बीजीय मसाले को आप इस प्रकार से समझिए, पौधे का वह भाग जिसको हम जो बीज होता है जिसको हम मसाले के रूप में काम में लेते हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा बीजीय मसाला। या पौधे के बीज से मसाला जब बनाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? बीजीय मसाला कहलाता है। जैसे सौंफ, जैसे जीरा, जैसे धनिया, ये क्या कहलाएंगे? ये सारे ही बीजीय मसाला के नाम से जाने जाते हैं। और जो सिंपल मसाला होगा जैसे मिर्ची है तो वो उसका बीज नहीं है, तो वो सामान्य मसाला हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण की जाती है? बार बार पूछा जाने वाला सवाल है, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण की जाती है? नाइट्रेट के रूप में, ऑप्शन बी है हमारा ऑक्साइड के रूप में, ऑप्शन सी है क्लोराइड के रूप में, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए जल्दी से, पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण की जाती है? नाइट्रेट, ऑक्साइड, क्लोराइड या फिर कोई नहीं? पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण की जाती है? नाइट्रेट के रूप में, ऑक्साइड के रूप में, क्लोराइड के रूप में या उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है नाइट्रेट के रूप में, बिल्कुल सही जवाब है। जो पौधों द्वारा नाइट्रोजन ग्रहण की जाती है वो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण की जाती है। किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कंफ्यूज करता है। एक तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है, एक राष्ट्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है, एक केंद्रीय मरु क्षेत्र बागवानी संस्थान है, एक उष्ण शुष्क बागवानी संस्थान है। तो अलग अलग हैं, सभी को पूछा जाता है बार बार क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाला है। ऑप्शन बीकानेर, अहमदाबाद, जोधपुर या अजमेर, बताइए जल्दी से। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान पूछा है यहाँ पर, फिर इसका जवाब दूंगा मैं। जिसने जोधपुर दिया है गलत है, जिसने बीकानेर जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है वो शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। क्योंकि जो हमारा बीकानेर क्षेत्र है वो कैसा क्षेत्र है? बीकानेर एक शुष्क क्षेत्र है और बीकानेर के अंदर केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की स्थापना की गई है। और इसी के अंदर खजूर पर बहुत बड़े स्तर पर रिसर्च किया जा रहा है। इस पर रिसर्च किया जा रहा है, खजूर का जो पौधा होता है, पेड़ होता है, उस पर जो रिसर्च कार्य चल रहा है वो कहाँ पर चल रहा है? जो रिसर्च वर्क चल रहा है वो बीकानेर में चल रहा है या राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में चल रहा है। तो क्वेश्चन आपसे कैसे भी वो घुमा के पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला सवाल देखिए, भारत में मुर्गी पालन की सीमा है, सीमा का मतलब कितने प्रतिशत जो टोटल हमारा किया जाता है पशु क्षेत्र है या पशुपालन है, उसका कितने प्रतिशत मुर्गी पालन के अंतर्गत आता है बताना है आपको। कितने प्रतिशत मुर्गी पालन के अंतर्गत आता है? जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है 6%, बिल्कुल सही जवाब। भारत में मुर्गी पालन की सीमा कितनी होगी? भारत में मुर्गी पालन की सीमा 6% है। 6% के लगभग क्या होते हैं? मुर्गियों को पाला जाता है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन से पहले एक बात करना चाहूँगा। देखिए, कल से हमारी जो क्लास लगेगी वो ठीक 11:30 बजे लगेगी। अभी भी लगती है, लेकिन कल से हमारी जो क्लास लगेगी उसका यह होगा कि टॉपिक वाइज लगेगी। वो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चलेगी। बिल्कुल कल का जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपको, वो पढ़ाया जाएगा आपको मैंगो। तो मैंगो को आपको पढ़ना है, आज अच्छे तरीके से पढ़ना है मैंगो को, और कल बिल्कुल मैंगो का पूरा कॉन्सेप्ट अपन क्लियर करेंगे। सारे ही क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे, एक ही वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ताकि आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है उनमें आप कंफ्यूज ना हो और अच्छे नंबर ला सको। तो कल ठीक 11:30 बजे जो सुबह हमारी क्लास लगती है उसमें मैंगो का टॉपिक आएगा। तो अगर अभी तक आपने मैंगो का टॉपिक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जिससे क्या होगा कि जैसे ही क्लास की नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपको मिले और आप हमारी क्लास का हिस्सा बन सकें। अगला सवाल देखिए, पूछा है गेहूं में सिंचाई के लिए सबसे क्रिटिकल स्टेज कौन सी है? गेहूं में सिंचाई के लिए सबसे क्रिटिकल स्टेज कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन ए है हमारा फ्लावरिंग स्टेज, ऑप्शन बी है हमारा डफ स्टेज, ऑप्शन सी है हमारा मिल्क स्टेज, और ऑप्शन डी है हमारा CRI स्टेज। बताइए जल्दी से, गेहूं की क्रिटिकल स्टेज बतानी है आपको। जिसने ऑप्शन बताया है CRI स्टेज, बिल्कुल सही जवाब है। लास्ट ऑप्शन है इसका CRI स्टेज, बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं में सिंचाई के लिए सबसे क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है? CRI स्टेज होती है, जिसको क्राउन रूट इनिशिएशन के नाम से जानते हैं। क्राउन रूट इनिशिएशन के नाम से जानते हैं। 21 दिन की अवस्था पर ये क्या आती है? 21 दिन की अवस्था पर ये आती है। और दूसरा बात यह है कि इसमें 2 से 3 पत्तियाँ होती हैं। कितनी पत्ती होती हैं? 2 से 3 पत्तियाँ होती हैं। और गेहूँ की सबसे क्रिटिकल स्टेज है, इरिगेशन से रिलेटेड, सिंचाई से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। बर्ड फ्लू किससे संबंधित है? बर्ड फ्लू पूछा है, किससे संबंधित है? बर्ड का मतलब क्या होता है? पक्षी होता है। अब इसमें से जो पक्षी होगा उसी से संबंधित होगा। तो बताइए जल्दी से, इसमें से कौन सा पक्षी है? इसमें से जो मुर्गियां हैं वो क्या है? मुर्गी एक पक्षी है। और जो बर्ड फ्लू होता है वो किस में होता है? बर्ड फ्लू मुर्गियों के अंदर होता है। बर्ड फ्लू किस में होता है? मुर्गियों के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है खुरपका मुंहपका रोग किससे फैलता है?
खुद पका मुंह पका रोग किससे फैलता है? ऑप्शन ए है वायरस से, ऑप्शन बी है जीवाणु से, ऑप्शन सी है हमारा फंगस से और ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ से। बताइए जल्दी से, खुद पका मुंह पका रोग किससे फैलता है? वायरस से, जीवाणु से, फंगस से या प्रोटोजोआ से? बहुत बार पूछा जाता है, ये बार बार सवाल पूछा जाता है। वायरस बिल्कुल सही जवाब है। जो खुद पका मुंह पका रोग फैलता है वो किससे फैलता है? वो वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। किसके द्वारा होने वाला रोग है? वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अभी तक भी आपको पता नहीं है कि वायरस से होता है तो अब याद कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए है हमारा 575 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 600 सेंटीमीटर, ऑप्शन तीसरा है 1000 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 1200 सेंटीमीटर। बताइए जल्दी से, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 575 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर या फिर 1200 सेंटीमीटर? राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा, जिसने जवाब दिया है राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा 575 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 575 सेंटीमीटर के समथिंग होती है। अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रजनन के उपयोग में आने वाले नर अश्व को क्या कहते हैं? प्रजनन के उपयोग में आने वाले नर अश्व को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है हमारा स्टेलियन, ऑप्शन बी है मेयर, ऑप्शन तीसरा है हमारा फिल्ली और ऑप्शन डी है कोई नहीं। बताइए जल्दी से, प्रजनन के उपयोग में आने वाले नर अश्व को क्या कहा जाता है? स्टेलियन, मेयर, फिल्ली या फिर कोई नहीं? स्टेलियन, मेयर, फिल्ली या फिर कोई नहीं? जिसने जवाब दिया है इसका स्टेलियन, बिल्कुल सही जवाब है। प्रजनन में उपयोग में आने वाले नर अश्व को क्या कहते हैं? प्रजनन में उपयोग में आने वाले नर अश्व को स्टेलियन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन हाउस पद्धति। ग्रीन हाउस पद्धति से फसल उत्पादन को होने वाला लाभ है। ग्रीन हाउस पद्धति से फसल उत्पादन को होने वाला लाभ है। ऑप्शन ए है हमारा ज़्यादा बारिश से फसल का बचाव, ऑप्शन बी है हमारा व्याधियों तथा कीटों से बचाव, ऑप्शन तीसरा है हमारा ऑफ सीजन फसल लेना और ऑप्शन चौथा है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए जल्दी से, ग्रीन हाउस से फसल उत्पादन को होने वाला लाभ। ग्रीन हाउस से फसल उत्पादन को होने वाला लाभ बताना है। ज़्यादा बारिश से फसल का बचाव, व्याधियों तथा कीटों से बचाव, ऑफ सीजन फसल लेना या उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसने जवाब दिया है डी वाला, बिल्कुल सही जवाब है। उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा, ये सभी आएंगे। उपरोक्त सभी आएंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा, सभी आएंगे। ये जो तीनों ही हैं, तीनों ही किसके इसके लाभ है। ज़्यादा बारिश में भी हम फसल को बचाव कर सकते हैं, कीटों और रोगों से भी फसल को बचा सकते हैं और ऑफ सीजन भी फसल हम ले सकते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा? उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। बीटी कपास का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन से प्रदेश में है? बीटी कपास का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन से प्रदेश में है? ऑप्शन ए है हमारा महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी है राजस्थान में और ऑप्शन डी है पंजाब में। बताइए, बीटी कपास राजस्थान में कहाँ पर उगाई जाती है? भारत में कहाँ पर उगाई जाती है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या पंजाब? बीटी कपास का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन से प्रदेश में है? बीटी कपास का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन से प्रदेश में है? जिसने जवाब दिया है महाराष्ट्र, बिल्कुल सही जवाब है। जो बीटी कपास है उसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल महाराष्ट्र में है और कपड़े बनाने की जो फैक्ट्रियां हैं या धागा बनाने की फैक्ट्रियां हैं वो भी वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध है। तो बीटी कपास से ध्यान रखना महाराष्ट्र। अगला सवाल देखिए, अगर गन्ने का पूछ ले आपसे तो गन्ने का आपको मैं बता चुका हूँ 3-4 बार क्लास में। गन्ने का क्या होगा? गन्ने का होगा उत्तर प्रदेश। और बीएचयू में ये 2 बार सवाल पूछा जा चुका है कि गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है। तो गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन गन्ने का होता है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा फल है? निम्नलिखित में से कौन सा फल है बताना है आपको। फूल गोभी, रसभरी, भिंडी या उपरोक्त सभी? फ्रूट पूछा है यहाँ पर, फ्रूट कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा फ्रूट है? फूल गोभी, रसभरी, भिंडी या उपरोक्त सभी? जिसने रसभरी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। रसभरी जो होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का फ्रूट होता है या फल होता है। वैसे तो भिंडी होती है, वो भी एक फल का ही भाग होता है।
लेकिन इसको हम सब्जी वर्ग में रखते हैं। भिंडी है वो पौधे का फल भाग है, लेकिन हम क्या करते हैं उसको मुख्य रूप से क्या करते हैं, उसको सब्जियों के अंतर्गत ही रखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मगरा, मालपुरा तथा चोखला नस्ल की भेड़ कौन से इलाके में पाई जाती है? पंजाब में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या राजस्थान में? मगरा, मालपुरा, चोखला नस्ल की भेड़ें कौन से इलाके में पाई जाती हैं? पंजाब में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या फिर राजस्थान में? पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। जिसने जवाब दिया है राजस्थान, बिल्कुल सही जवाब है। मगरा, मालपुरा, चोखला नस्ल की जो भेड़ें हैं वो किस इलाके में पाई जाती हैं? राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पर? राजस्थान के अंदर पाई जाती है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट है हमारा, आम में बोर या फ्लावरिंग आने का सही समय है। बोर का मतलब फूल का आना या फ्लावरिंग का मतलब फूल का आना, तो उसका सही समय बताना है आपको। सुबह की क्लास में मैंने डिस्कस भी किया था इस क्वेश्चन को। आम में फूल कब आते हैं? मार्च से मई में, सितंबर से अक्टूबर में, नवंबर से फरवरी तक या जून से अगस्त तक। आम में कब आएंगे? देखिए जो आम का सीजन रहता है वो गर्मियों का रहता है, तो गर्मियों में जब फूल आएंगे तो फिर फल कब बनेंगे? फल क्या फिर सर्दियों में थोड़ी बनेंगे? तो जून से अगस्त तो बिल्कुल इसका आंसर गलत हो जाएगा। फिर मार्च से मई भी इसका नहीं होगा। फिर जो इसका आंसर होगा वो होगा नवंबर से फरवरी। नवंबर में स्टार्टिंग हो जाती है बीडिंग। कुछ क्षेत्रों में तो पहले आ जाते हैं फूल, कुछ में बाद में आते हैं। तो फरवरी तक क्या होता है, इसमें फूल आते हैं और फल बनना चालू हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है ये सवाल। अगला सवाल देखिए, धान के खेतों में कौन सी गैस ज़्यादा निकलती है? धान के खेतों में कौन सी गैस ज़्यादा निकलती है? ऑप्शन ए है हमारा CO यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 होगा। ऑप्शन बी है हमारा Na, ऑप्शन सी है हमारा CH4 और ऑप्शन डी है कोई नहीं। बताइए जल्दी से। जो न्यू स्टूडेंट अभी कनेक्ट हुए हैं, जुड़े हैं, उनको बता दूं मैं कि हम जेट 2008 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। जेट 2008 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेगमेंट का। तो अगर न्यू स्टूडेंट है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक दिन में 4-4, 5-5 क्लासेस होती हैं। कभी कभी सरप्राइज क्लास भी होती है, तो सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसीलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो इसका जो जवाब होगा वो जवाब होगा CH4, मेथेन। धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? मेथेन गैस निकलती है। और मेथेन की जो गैस होती है वो मछली की गंध की जैसी होती है, इसलिए सड़ी हुई मछली की गंध कौन से गैस से आती है? धान के खेत से आती है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। अगला सवाल है हमारा, ऑपरेशन फ्लड का लक्ष्य है दूध की पैदावार बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों की आय बढ़ाना, दूध का उचित मूल्य दिलाना या उपरोक्त सभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका जवाब। ऑपरेशन फ्लड का लक्ष्य है दूध की पैदावार बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों की आय बढ़ाना, तीसरा है हमारा दूध का उचित मूल्य दिलाना या उपरोक्त सभी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिसने जवाब दिया है उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है। जो ऑपरेशन फ्लड है वो क्या है? ऑपरेशन फ्लड में हम क्या करते हैं, दूध की पैदावार भी बढ़ाई थी हमने, ग्रामीणों की आय भी बढ़ाई थी, और हमने क्या किया था, उनको उचित मूल्य भी दूध का दिलाया था। अब जो ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट हुआ था वो सबसे पहले 1970-71 में स्टार्ट हुआ था, और 1970-71 में जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे उन्होंने सफ़ेद क्रांति, जिसको श्वेत क्रांति के जनक भी बोला जाता है, के दौरान उन्होंने क्या किया था, ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया था। तो ऑपरेशन फ्लड है उसी को हम श्वेत क्रांति या वाइट रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, और इसको 3 चरणों में बनाया गया था। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट है हमारा, गेहूं के खेत में फेलेरिस माइनर की रोकथाम के लिए कौन सा खरपतवारनाशी काम में लेते हैं? 10 बार ये सवाल आ चुका है, टेस्ट सीरीज में 10 बार पूछा जा चुका है। 3 या 4 बार तो ये ओल्ड जेट के जो ओल्ड पेपर सीरीज है उसमें पूछा जा चुका है। बताइए क्या होगा इसका जवाब। गेहूं के खेत में फेलेरिस माइनर की रोकथाम के लिए कौन सा खरपतवारनाशी काम में लेते हैं? ऑप्शन ए है हमारा ब्यूटाक्लोर, ऑप्शन बी है आइसोप्रोट्यूरान, ऑप्शन सी है हमारा पेंडिमेथिलीन और ऑप्शन डी है बेसालीन। गेहूं के खेत में फेलेरिस माइनर की रोकथाम के लिए कौन सा खरपतवारनाशी काम में लेते हैं? बताइए जल्दी से। जिसने जवाब दिया है आइसोप्रोट्यूरान, बिल्कुल सही जवाब है। जिसने आइसोप्रोट्यूरान जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो आइसोप्रोट्यूरान होता है उसका उपयोग हम किस में करते हैं? गेहूं के खेत में जो फेलेरिस माइनर होता है, गेहूं का मामा, गेहूं का गुल्ली डंडा भी बोलते हैं इसको, उसकी रोकथाम के लिए आइसोप्रोट्यूरान का छिड़काव करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है।
राजस्थान की देसी मवेशी नस्ल है, मवेशी नस्ल बतानी है आपको कौन सी है। थारपारकर, राठी, कांकरेज। मवेशी का मतलब मुख्य रूप से गाय से होता है, तो थारपारकर, राठी, कांकरेज या उपरोक्त सभी। राजस्थान की देसी मवेशी नस्ल कौन सी है? थारपारकर, राठी, कांकरेज या उपरोक्त सभी। जिसने जवाब दिया है उपरोक्त सभी बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान की देसी मवेशी नस्ल कौन सी है? राजस्थान की देसी मवेशी नस्ल थारपारकर, राठी और कांकरेज तीनों ही हैं। अगर आपने अभी तक हमारी जो देसी गाय वाली जो क्लासिफिकेशन की वीडियो है वो नहीं देखी है, जिसमें हमने नस्लों का वर्गीकरण किया है, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो आप। बहुत ही अच्छे तरीके से उसको डिस्क्राइब किया गया है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट है, पीली क्रांति किस क्षेत्र से संबंध रखती है? पीली क्रांति किस क्षेत्र से संबंध रखती है? ऑप्शन ए है हमारा तिलहन उत्पादन, ऑप्शन बी है दलहन उत्पादन, सी है अनाज उत्पादन और डी है हमारा अनाज उत्पादन। ये भी ऑप्शन दोनों सेम हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। पीली क्रांति का संबंध बताना है आपको। 3 ऑप्शन में से ही बता दीजिए, 3 में से ही बता दीजिए क्या होगा इसका जवाब। जिसने जवाब दिया है तिलहन उत्पादन, ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही जवाब है। जो पीली क्रांति का संबंध होता है वो किससे होता है? पीली क्रांति का संबंध किससे होगा? तिलहन उत्पादन से होगा या तेल उत्पादन वाली फसलों से होगा। अब तेल उत्पादन वाली फसलें कौन कौन सी हैं? तेल उत्पादन वाली फसलें हमारी जो मुख्य रूप से मानी जाती है वो सरसों, मूंगफली और तिल को माना जाता है, और सोयाबीन को भी माना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि आपको वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में इंपीरियल एग्रो क्लासेस की याद आए और आप वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में बैठे बैठे क्या करो, धन्यवाद दो कि इंपीरियल एग्रो क्लासेस की जो टेस्ट सीरीज हमने ज्वाइन करी थी और जो पुराने पेपर सॉल्व किए थे उससे आज हमने बहुत अच्छा स्कोर किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ सबका पेपर अच्छा होगा, सबका सिलेक्शन होगा। मेरी दुआएँ आपके साथ हैं। बस ये बात याद रखना कि ऐसा ना हो कि जैसे ही कोचिंग ख़त्म हो आपकी सब अनसब्सक्राइब करके चले जाओ कि बस हमारा काम हो गया अब हम अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो सपोर्ट ज़िंदगी भर बनाए रखना। आगे अब सुपरवाइज़र की जैसे ही वैकेंसी आएगी तो सुपरवाइज़र की वैकेंसी आएगी तब आपकी बिल्कुल सही सुव्यवस्थित ढंग से आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएंगी और सुपरवाइज़र की वैकेंसी का भी मैंने सुना है आने वाली है। जैसे ही ये जो पुरानी वैकेंसी है इसको पोस्टिंग मिल जाती है तो सुपरवाइज़र की वैकेंसी आएगी और जो 12th वाले स्टूडेंट हैं बिल्कुल दे सकते हैं इसको। तो निश्चिंत रहिए, आपके साथ अच्छा होगा। इंपीरियल एग्रो क्लासेस आपके साथ जीवन भर साथ रहेगा, जीवन भर जुड़ा रहेगा। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सी भैंस की नस्ल है? निम्नलिखित वर्गों में से कौन सी भैंस की नस्ल है? ऑप्शन ए है हमारा गिर, राठी व कांकरेज, ऑप्शन बी है मुर्रा, जाफराबादी, सूरती, ऑप्शन सी है पश्मीना, बारबरी या मालाबरी, ऑप्शन डी है लोही, मेरिनो व कोरिडेल। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल है? निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल है? बताइए। गिर, राठी, कांकरेज, मुर्रा, जाफराबादी, सूरती, पश्मीना, बारबरी, मालाबरी, लोही, मेरिनो, कोरिडेल। तो भैंस की नस्ल बतानी है। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, मुर्रा, जाफराबादी तथा सूरती। मुर्रा, जाफराबादी और सूरती किसकी नस्लें मानी जाती हैं? भैंस की नस्लें मानी जाती है। मुर्रा, जाफराबादी, सूरती किसकी नस्लें हैं? भैंस की नस्लें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट हमारा पूछा है, गुलाब में प्रवर्धन की विधि है। गुलाब में प्रवर्धन की विधि है, बताइए जल्दी से। बडिंग, लेयरिंग, बीज द्वारा या कोई नहीं? गुलाब में प्रवर्धन की विधि कौन सी है? बडिंग है, लेयरिंग है, बीज द्वारा या कोई नहीं? गुलाब में प्रवर्धन की विधि बतानी है आपको। जिसने जवाब दिया है गुलाब में प्रवर्धन की विधि बडिंग बताई है, बिल्कुल सही जवाब है। जो गुलाब में प्रवर्धन की विधि होती है वो कौन सी मानी जाती है? बडिंग मानी जाती है। और गुलाब जो होता है वो फूलों का राजा नहीं होता है, गुलाब फूलों की रानी है। और जो राजा है वो डहेलिया है। तो आप अगर अभी तक आपने ये इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं की है तो जहाँ पर बुक में आपके राजा गुलाब बताया गया है वहाँ पर उसको रानी कर लीजिए और राजा कर दीजिए डहेलिया। डहेलिया भी एक पुष्प होता है, उसको राजा माना जाता है। तो गूगल पे तो आपको पुराना जो डाटा है वही दिखाया जा रहा है, लेकिन अब चेंज कर दिया गया है, डाटा भी चेंज होता है। जैसे जो टोमेटो है उसका जो बोटेनिकल नेम है या वानस्पतिक नाम है उसको 3 बार चेंज कर दिया और आगे अब और संभावना है कि चेंज हो सकता है, क्योंकि नियम कायदे कानून बदलते रहते हैं। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन है हमारा, मेडजूल तथा हलावी किसकी किस्में हैं?
मेडजूल तथा हलावी किसकी किस्में हैं? बताइए जल्दी से, मेडजूल और हलावी किसकी किस्में हैं? संतरे की है, खजूर की है, बेर की है या आंवला की है? कुछ स्टूडेंट अभी कहेंगे कि सर सीक्वेंस में आपने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, तो 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो पुराने डाटा वाला थे, उनमें 2007 का 2006 का डाटा पूछा था, तो अब उस प्रकार के सवाल नहीं आएंगे, इसलिए उन क्वेश्चंस को मैंने क्या कर दिया है, क्विट कर दिया है। तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। मेडजूल और फलावी किस्म बतानी है आपको, किसकी है? संतरे की है, खजूर की है, बेर की है या आंवले की है? मेडजूल तथा हलावी, संतरा, खजूर, बेर, आंवला। जिसने जवाब दिया है इसका खजूर बिल्कुल सही जवाब है। जो मेडजूल और हलावी किस्में मानी जाती है वो किसकी मानी जाती है? खजूर की मानी जाती है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट है हमारा, दलहनी फसलें किसका अच्छा स्रोत है? दलहनी फसलें किसका अच्छा स्रोत है? ऑप्शन ए है हमारा वसा का, ऑप्शन बी है विटामिन का, सी है हमारा प्रोटीन का और डी है खनिज लवण का। बताइए दलहनी फसलें किसका अच्छा स्रोत मानी जाती है? वसा, वसा के बाद में विटामिन, विटामिन के बाद में प्रोटीन, प्रोटीन के बाद में खनिज लवण। बताइए क्या होगा इसका जवाब? जिसने जवाब दिया है प्रोटीन बिल्कुल सही जवाब है। दलहनी फसलें किसका अच्छा स्रोत मानी जाती हैं? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मानी जाती है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 के बाद में 35 है हमारा, केला किसका मुख्य स्रोत माना जाता है? केला बताना है आपको, विटामिन सी का, विटामिन डी का, विटामिन ई का। बता दीजिए, 3 में से सी, डी, ई में बता दीजिए केला किसका स्रोत है। इसमें थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है। चलिए इस क्वेश्चन को अपन, वैसे इसमें जो पूछा गया था वो विटामिन नहीं पूछा गया था, इसमें थोड़े ऑप्शंस प्रॉब्लम में हो गए। इसमें पूछा गया था कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है या नहीं, तो जो केला होता है वो कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत माना जाता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जो केला है वो किसका अच्छा स्रोत माना जाता है? कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भेड़ों का पालन किया जाता है दूध के लिए, मांस के लिए, ऊन के लिए, उपरोक्त सभी। भेड़ों का पालन किया जाता है, बताइए जल्दी से, भेड़ों का पालन क्यों करते हैं? भेड़ क्यों पालते हैं? दूध के लिए, मांस के लिए या ऊन के लिए? यह क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भेड़ों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? दूध, मांस, ऊन या उपरोक्त सभी। तो देखिए जो भेड़ों से हमें प्राप्त होता है वो तीनों ही चीज़ें प्राप्त होती हैं। दूध भी प्राप्त होता है, मांस भी प्राप्त होता है और ऊन भी प्राप्त होता है। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। हाँ मुझे पता है आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिया गया है उसको थोड़ा सा अलग दिया गया है आपकी बुक में, तो आपको जो दूसरी बुक्स हैं, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, उसमें ये सवाल इस प्रकार से दिया गया है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको मैं आपको बिल्कुल ट्विस्ट करके थोड़ा रोटेट घुमा के आपको पूछता हूँ ताकि आपको इजी सवाल ना, थोड़ा अच्छा सा सवाल मिल सके। तो आपकी जो बुक है उसमें दिया गया है कि मांस और ऊन दो ऑप्शन दिए गए, लेकिन उससे दूध भी प्राप्त होता है। तो अगर वहाँ पर क्वेश्चन ऐसा आएगा कि भेड़ों को पाला जाता है और मांस और ऊन ऑप्शन में होगा तो आप फिर दूध को सही नहीं करोगे, इसलिए यहाँ पर तीनों का जो जवाब है वो सही माना जाएगा। और मांस और ऊन आ जाता है सिर्फ ऑप्शन में तो वो भी सही माना जाएगा। अगला सवाल देखिए, गाजर मुख्य स्रोत है, ऑप्शन ए है वसा का, ऑप्शन बी है विटामिन ए का, ऑप्शन सी है हमारा प्रोटीन का और ऑप्शन डी है लवण का। बताइए जल्दी से, गाजर किसका मुख्य स्रोत है? गाजर बताना है आपको किसका मुख्य स्रोत है। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है विटामिन ए का, बिल्कुल सही जवाब। जो गाजर मुख्य स्रोत माना जाता है वो विटामिन ए का माना जाता है और जो विटामिन ए होता है उसको बीटा कैरोटीन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बीटा कैरोटीन के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यावसायिक तौर पर सबसे ज़्यादा चारा उत्पादन करता है। व्यावसायिक तौर पर सबसे ज़्यादा चारा उत्पादन करता है। ऑप्शन ए है हमारा गोदरेज एग्रो वेट लिमिटेड, ऑप्शन बी है एनडीडीबी, सी है हमारा उर्मूल और ऑप्शन डी है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर। बताइए जल्दी से, व्यावसायिक तौर पर सबसे ज़्यादा चारा उत्पादन कौन करता है? गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड, एनडीडीबी, उर्मूल या हिंदुस्तान यूनिलीवर। व्यावसायिक तौर पर सबसे ज़्यादा चारा उत्पादन बताना है आपको, कौन करता है? जिसने जवाब दिया है इसका एनडीडीबी, बिल्कुल सही जवाब है। जो एनडीडीबी होता है वो क्या करता है? व्यावसायिक तौर पर सबसे ज़्यादा चारे का उत्पादन करता है। तो सबसे ज़्यादा चारा उत्पादन अगर पूछ ले तो क्या हो जाएगा इसका जवाब? इसका जवाब हो जाएगा एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पर है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड पूछा है, यहाँ पर रिसर्च नहीं पूछा है। तो बोर्ड अगर पूछ ले तो आनंद गुजरात में है, और एनडीआरआई पूछ ले, इंस्टीट्यूट पूछ ले, तो वो हो जाएगा हमारा करनाल हरियाणा में।
तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के एरिड जोन का मुख्य क्रॉपिंग सिस्टम है। क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी इसको पूछा गया था। पहले आपको जो पुराना पेपर मैंने सॉल्व करवाया है उसमें इस सवाल को पूछा गया है, राजस्थान के एरिड जोन का मुख्य क्रॉपिंग सिस्टम बताना है आपको, क्या होगा। ऑप्शन ए है हमारा बाजरा और गेहूं, ऑप्शन बी है उड़द और सरसों, ऑप्शन सी है मक्का और सरसों और ऑप्शन डी है कोई नहीं। बताइए जल्दी से, राजस्थान के एरिड जोन का मुख्य क्रॉपिंग सिस्टम, जिसने उड़द और सरसों जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। जो क्रॉपिंग सिस्टम है उसमें पहले हम उड़द उगाते हैं, फिर उड़द उगाने के बाद में क्या उगाते हैं, सरसों उगाते हैं। तो उड़द और सरसों इसका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान के एरिड जोन का मुख्य क्रॉपिंग सिस्टम कौन सा होता है, उड़द और सरसों को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस संस्थान का उर्वरक प्लांट है, किस संस्थान का उर्वरक प्लांट कोटा में है, बताना है आपको। कोटा में कौन सा उर्वरक प्लांट है, टाटा केमिकल, चंबल केमिकल एंड फर्टिलाइजर, एंडोगल्फ या इफ्को। बताइए जल्दी से, निम्नलिखित में से किस संस्थान का उर्वरक प्लांट है, टाटा केमिकल, चंबल केमिकल एंड फर्टिलाइजर, एंडोगल्फ या इफ्को। जिसने इसका जवाब दिया है चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल, बिल्कुल सही जवाब है। जो चंबल फर्टिलाइजर और केमिकल है वो उसका जो प्लांट है वो कहाँ पर है, कोटा सिटी के अंदर है। और कोटा सिटी के अंदर चंबल नदी है, उस चंबल नदी का पानी इस्तेमाल में लिया जाता है, इसीलिए उन फर्टिलाइजर्स को क्या बोला जाता है, चंबल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। तो ये 40 क्वेश्चंस थे। सन 2008 का पेपर अभी आपने सॉल्व किया और देखा किस प्रकार के क्वेश्चन थे। इसमें से 2 क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किए क्योंकि उसमें पुराना डाटा पूछा था और वो डाटा वापस से नहीं पूछा जाएगा। और कुछ इसमें थोड़ी मिसप्रिंट हो गई थी, तो मिसप्रिंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस समझ में आना चाहिए। मेन समस्या हमारी समझने की है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। BHU की क्लास लगेगी अभी थोड़ी देर बाद। लगातार देख रहा हूँ मैं, ना तो जेट में स्टूडेंट आ रहे हैं पेपर सोल्व करवा रहे हैं, तो ना फिर BHU में तो बहुत ही हालत ख़राब है। तो आज हो सकता है आज सच में आज अंतिम क्लास हो, क्योंकि मैंने देखा था कल बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ हमें कंटिन्यू क्लासेस करनी चाहिए तो प्लीज़ शेयर करिए, और न्यू स्टूडेंट है तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी थी। जब तक मैं आपको बोलता नहीं हूँ तब तक आप कमेंट नहीं करते हो, तो बिना कहे भी कभी कमेंट कर दिया करो। जब इतना आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है तो कुछ आप हमें भी हमारी गुरु दक्षिणा समझ कर दे दीजिए। तो इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे वापस से कुछ देर बाद, ठीक 6:30 बजे BHU का पेपर सोल्व करेंगे बायोलॉजी का। तब तक के लिए नमस्कार, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर तो कोरोना है।